आज हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? Yes, ma'am. ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो है कार्नोट साइकिल। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल क्या होती है? आपकी एक्चुअल साइकिल्स होती हैं। एक्चुअल साइकिल जिसके ऊपर इंजन आपका वर्क करता है, इंजन वर्क करता है। जिन साइकिल को हमने ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के नाम पे बोला था। और एक मिनट होल्ड करो। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के नाम पे बोला था। ठीक है, तो दो साइकिल जो हमने पढ़ी है वो एक्चुअल वर्किंग साइकिल है जिसके ऊपर आपके इंजन वर्क करते हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसी साइकिल एक आपको इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ कि ये साइकिल्स भी होती हैं, इन साइकिल्स को कैसे जनरेट किया गया, किस बेसिस पर जनरेट किया गया, उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट साइकिल। बेसिकली कोऑर्डिनेट साइकिल एक आइडियल साइकिल होती है जो शो करती है कि कोई इंजन है और वो इंजन कैसे वर्क करता है। जो पहला कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, उसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था, उसमें जो इंजन बनाया गया या उसमें जो साइकिल यूज़ की गई थी वो साइकिल थी आपकी कोऑर्डिनेट साइकिल, जो ये कहती है कि कोई इंजन की एफिशिएंसी 100% होती है। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट साइकिल होती है वो आपकी आइडियल साइकिल होती है। आइडियल साइकिल का मतलब हो जाता है जिसकी इफिशिएंसी हम क्या एज्यूम करते हैं, जिसकी इफिशिएंसी क्या है, 100% है। 100%. बात समझ में आई कि क्या होता है आपका कोऑर्डिनेट साइकिल? कोऑर्डिनेट साइकिल एक आपकी बेसिक साइकिल होती है जिसका कॉन्सेप्ट जब कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, तो जो फर्स्ट साइकिल ड्रॉ की गई थी वो थी कोऑर्डिनेट साइकिल, जो ये कहती है कि इंजन हैव अ 100% इफिशिएंसी, सो इट इज़ नोन एज आइडियल साइकिल। क्योंकि कोई भी इंजन 100% इफिशिएंसी का पर वर्क नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ लॉसेस हमेशा होते हैं। हीट को जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाओ या हम कोई भी वर्क करें, कोई भी चीज़ करते हैं, तो हम 100% एफिशिएंसी को कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ है, मटेरियल है, एक सॉलिड मटेरियल है, उसको हमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, तो हमें डिजायर्ड शेप देना है, तो हमें उसको मटेरियल को काटना पड़ेगा। तो कुछ मटेरियल आपका क्या होता है, वेस्ट होता है, कुछ मटेरियल को आप शेप दे देते हो। तो 100% कन्वर्जन कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होता। तो कोऑर्डिनेट साइकिल एक आइडियल साइकिल होती है जो ये कहती है कि किसी इंजन की इफिशिएंसी क्या हो सकती है, 100% होती है। तो ये बेसिक है आपका किसका, कि इंजन का, कि इंजन जब बने थे, इंजन को जब सोचा गया या इंजन के बारे में जब थिंकिंग जनरेट हुई, तो जिसने ये इंजन बनाया उसका नाम था सेडिक कॉर्नेट, और उसके नाम पे आपका साइकिल का नाम रखा गया है कॉर्नेट साइकिल। अब अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि साइकिल है, साइकिल क्या होती है, जहाँ से स्टार्ट होते हो वन पॉइंट से वहीं पर आके आपकी फिनिश हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी साइक्लिक प्रोसेस। अभी तक हमने जितनी भी साइकिल्स पढ़ी हैं उसमें क्या पढ़ा है कि हम यहाँ से वन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, फिर हम नंबर ऑफ प्रोसेस कर रहे थे, फिर कहाँ आ जाते हैं, वन पे आ जाते हैं, और वन उसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, साइकिल कहलाती है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस को करने के बाद जब हमारा सोल्यूशन निकलता है तो वो हम उससे एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेट साइकिल में भी आपकी 4 प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्रोसेसेस को डिफाइन किया गया है। पहला होता है आपका आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, isothermal process in which the temperature remain constant। एक प्रोसेस होगी आइसोथर्मल जिसमें हम क्या मानेंगे कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और एक प्रोसेस होती है आपकी आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक क्या होती है, आइसेंट्रोपिक तो हम पढ़ चुके हैं। हीट हीट मैम ना आती है ना जाती है. हीट का एक्सचेंज पॉसिबल No नहीं होता। heat. इट मीन्स एंट्रोपी रिमेन, entropy remain No. constant. It means isothermal process in which the temperature remain constant, and isentropic means in which the entropy remain
कांस्टेंट। ठीक है, यही दो मेन प्रोसेसेस हैं आपकी। अब यहाँ पर एक्सपांशन होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कंप्रेशन होता है, बर्निंग होती है, बर्निंग के बाद आपका एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन में कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी होती है, फिर वेस्ट गैसेस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम यहाँ पे दो प्रोसेसेस कर रहे हैं, एक हो रही एक्सपांशन और एक होती है आपकी कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, एक्सपांशन का मतलब सभी जानते हो कि वॉल्यूम का इंक्रीज होना एक्सपांशन कहलाता है, वॉल्यूम का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, आपका कंप्रेशन। अब ये एक्सपांशन और जो कंप्रेशन होगा वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों प्रोसेस से होगा, और उसकी वजह से जो इफिशियंसी जनरेट होगी वो कितनी होगी, 100% इफिशियंसी होगी। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबने नोट डाउन कर लिया? सबका नोट डाउन हो गया? इतना आगे बढ़ूं? यस मैम। ठीक है, दिस वॉज द साइक्लिक डायग्राम। सबसे पहले हम इसी को क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ की, तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, वन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वन से। लेकिन अभी तक हम क्या करते हैं, लोअर पॉइंट से, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से स्टार्ट कर रहे थे जहाँ 3 लिखा हुआ है, लोअर प्रेशर पर। अब हम कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, हायर प्रेशर पर। इट मीन्स जो यहाँ पे फ्यूल यूज किया जाता है, वर्किंग फ्लूइड, वो एयर के ऊपर। जो आइडियल साइकिल बनाई गई थी वो किसके लिए बनाई गई थी, एयर के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब एयर को वो क्या करता है, हीट अप कर कर भेजता है। जो इनलेट का वॉल्व होगा, इनलेट वॉल्व से आपका हीटर लगा होता है, जो एयर को प्री हीट करके कहाँ भेजता है, सिलेंडर के अंदर भेजता है। तो इनिशियली एयर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, आपका हाई प्रेशर और टेम्परेचर होगा। तो इनलेट क्या हो रही है आपकी, एयर एट अ हाई प्रेशर और टेम्परेचर नोटेड बाय द पॉइंट 1। इतना सबको क्लियर हो गया? मैम एक बार और जब हम कॉर्नेट साइकिल की बात करते हैं, तो कॉर्नेट साइकिल में जो वर्किंग, लिख लो, कॉर्नेट साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो होती है एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। क्या यूज करेंगे हम, एटमॉस्फेरिक एयर को, जिसको हम प्री हीट करके भेजते। प्री हीट करने का मतलब होता है वो गर्म हवा भेजते हैं। गर्म हवा है, हीटेड एयर है, तो हम उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। हाई होगा तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, हाई प्रेशर पर आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट 1 से डिनोट किया जाएगा। तो इंजन जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को, हीटेड एटमॉस्फेरिक एयर को सप्लाई करते हैं इनलेट वाल्व के थ्रू, वो इंजन कहलाता है आपका कॉर्नेट इंजन या कॉर्नेट साइक्लिक इंजन। अब इसमें जब हम प्रोसेस 1 से 2 की बात करते हैं, तो प्रोसेस 1 से 2 किसको डिनोट कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्या करेंगे, क्योंकि हीटेड एयर है तो सबसे पहले एक्सपांशन प्रोसेस होगी। पहले आपका यहाँ पे क्या था, फ्लूइड होता था, फ्लूइड को आपको कंप्रेस करके जलाना रहता था, तो आपको पहले कंप्रेशन करना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है, एयर कैसी है, हीटेड एयर है, हीटेड एयर के पास हीट एनर्जी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हीट को फिर से एयर को क्या करेंगे, हम सप्लाई करेंगे और कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। अब आइसोथर्मल एक्सपांशन में सबसे पहले आप किसको डिफाइन करेंगे, आइसोथर्मल को डिफाइन करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बताया, जिसमें आपका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब अगर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है बट एक्सपांशन किसको डिनोट कर रहा है, एक्सपांशन का मतलब हो जाता है कि इन विच वॉल्यूम क्या होना चाहिए, आपका इंक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज होगा कहाँ से कहाँ तक, V1 से, वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2। ये दो चीजें हो रही है। जो प्रोसेस हम लिख रहे हैं उसमें कि हीटेड एयर है, हीटेड एयर पिस्टन के ऊपर फोर्स डालती है, ड्यू टू दिस फोर्स एक्सपांशन प्रोसेस ऑकर्स बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आइसोथर्मल एक्सपांशन में होना क्या चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ड्यू टू द एक्सपांशन प्रोसेस वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है, यहाँ से वॉल्यूम यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर और टेम्परेचर में क्या फ़र्क आता है, हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है कि नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, आपके डिक्रीज होंगे। अब आपको करना क्या है,
प्रेशर को तो आपको डिक्रीज होते हुए दिखाना है, लेकिन टेम्परेचर को क्या रखना है हमें वहां पर कांस्टेंट रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस हमारी 1 से 2 होती है, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए और बी पार्ट में, ठीक है। अब क्या होगा, पिस्टन जब 1 से ए पर आता है और एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर था 100 डिग्री, जब एयर सप्लाई की थी उसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री टेम्परेचर था। ड्यू टू द एक्सपांशन प्रोसेस, वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ कितना, 90, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम डिक्रीज बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें टेम्परेचर चाहिए कितना, 100। तो हम क्या करेंगे, बाहर से आउटर सोर्स से यहाँ पर 10 डिग्री का हीट सप्लाई करेंगे, तो टेम्परेचर फिर से कहाँ आ जाएगा, 100 डिग्री पे। इट मीन्स जितने स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड किया है उतनी बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे QS हीट सप्लाई करेंगे, सो दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में, टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट रिमेन करना है, हायर टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, कि हम पार्ट जो प्रोसेस होगी 1 से 2 प्रोसेस, उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतने में पिस्टन जितना डिस्प्लेसमेंट करता जाएगा। हम बार बार हीट की सप्लाई करेंगे, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिमेन कांस्टेंट। ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया। और इस तरीके की जो प्रोसेस होती है जिसमें हम पूरी प्रोसेस को नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको कहा जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के थ्रू हमने टेम्परेचर को क्या रखा, रिमेन कांस्टेंट रखा, हाई टेम्परेचर को कांस्टेंटली मेंटेन किया। इतना सबको क्लियर हो गया। अब क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रोसेस में एरो लगाकर हीट सप्लाई लिख रहे हैं, मैं ये लिख लेना डायग्राम में भी, QS हीट सप्लाई करते हो, तो जब भी किसी इंजन में QS हीट सप्लाई की जाती है या हीट का सप्लाईमेंट होता है, सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ आउटर सोर्सेस, तो एंट्रोपी पे क्या चेंज आता है, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड। जब हीट सप्लाई करोगे तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट लाइन, तो उस स्ट्रेट लाइन पे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द आइसोथर्मल प्रोसेस, बट विद द हेल्प ऑफ व्हेन वी सप्लाई इन द QS हीट, तो रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा फ्रॉम S1 टू S2। बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे यहाँ पर QS निकालना है तो QS इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो T1 लिख लें चाहे T2 लिख लें। अब यहाँ पर हायर एंट्रोपी माइनस लोअर एंट्रोपी, तो आपका QS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T1 S2 माइनस S1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ T2 S2 माइनस S1 भी लिख सकती हूँ, T1 की जगह T2 भी पुट कर सकती हूँ। यस मैम। तो एंट्रोपी दिख रहा है, T1S नहीं दिख रहा है, QS इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, T1 हायर एंट्रोपी मतलब S2 माइनस S1 लिख सकते हैं। यस मैम। T1 की जगह मैं यहाँ पर T2 भी लिख सकती हूँ, T2 S2 माइनस S1 लिख सकती हूँ। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। यस मैम। तो पहली प्रोसेस समझ में आ गई, फर्स्ट प्रोसेस इन विच आपका क्या हो रहा है, isothermal expansion process, temperature remain constant and volume increases. For maintaining the temperature, higher temperature constant, we supply continuous heat supply from the outer sources, so that the higher temperature remain constant, T1 is equal to T2, but the displacement of a piston take place from V1 to V2, so the pressure is decreases from P1 to P2. The heat supply calculated by T1 S2 minus S1। इतना सबको क्लियर हो गया? यस मैम।
ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस क्या आ रही है, 2 से 3। अभी आपका एक्सपांशन कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सपांशन पूरा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक है। अब एक्सपांशन को 2 पार्ट्स में कर रहे हैं, पहला किया आइसोथर्मल, अब दूसरा करेंगे हम क्या चीज, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन कैसे करेंगे हम, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन का मतलब पहले आइसेंट्रोपिक को डिफाइन करो। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन विच नो हीट सप्लाई, नो हीट सप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, नो हीट सप्लाई मतलब एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। ये हमें समझ में आ गया कि अब कोई हीट सप्लाई नहीं होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, कहां से कहां तक, 2 से 3 तक। ठीक है। अब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, आप किसको डिफाइन करेंगे, एक्सपांशन को। एक्सपांशन को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका, इंक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम कौन से पॉइंट से, V2 टू V3 तक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और कोई हीट सप्लाई नहीं हो रही, सिस्टम आइसोलेट है, सो दैट प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर क्या होगा आपका, दोनों चीजें क्या होंगी आपकी, डिक्रीज होंगी। दोनों चीजें डिक्रीज होंगी, कहां से कहां तक, P2 से P3 तक और T2 से T3 तक। बात क्लियर हो गई? इतना ये चीज हम कर चुके हैं, अब नोट कर लिया सबने इतनी चीजें? यस मैम। रब कर दूं? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो एक्सपांशन प्रोसेस हुआ, बेटा आवाज नहीं करो, एक्सपांशन प्रोसेस हुआ तो आपका क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है V2 से V4 तक, वो सॉरी V3 तक, यहाँ पे 3 होना चाहिए। फिर आपका क्या होना चाहिए, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। तो एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट है S2 इज इक्वल टू S3, क्योंकि आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, बट टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यू टू द एक्सपांशन प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, ये आवाज किसकी आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। इतना सबको क्लियर हो गया? इतना क्लियर है सबको? यस मैम। अब क्या बच्चा, अब आपका एक्सपांशन कंप्लीट हो गया, मतलब आपका क्या कंप्लीट हो गया, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। अब हम यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड ले रहे हैं एयर, वो आपकी कंज्यूम तो हो नहीं रही है, वो तो अपनी हीट को क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो ये कंज्यूमेबल फ्लूइड को यूज नहीं करा, जैसे पेट्रोल और डीजल को आप लेते हो तो वो कंज्यूम हो जाता है और वेस्ट में कन्वर्ट होकर बाहर चला जाता है, तो हर बार आपको इनटेक देना पड़ता है। अब यहाँ पर हर बार इनटेक नहीं दे रहे हो, आपका रीयूजेबल फ्लूइड आपने यूज किया है, जिसको आपने एयर बोला है। एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हीट दोगे तो फैल जाएगी, हीट कम करोगे तो सिकुड़ जाती है, मतलब एक्सपांशन और कंप्रेशन दोनों चीजें उसमें पॉसिबल होती हैं। तो इनपुट आपका कम हो रहा है और आउटपुट आपको ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, एफिशिएंसी क्या रीच करेगी, 100% रीच करती है। इस वजह से इस इंजन की एफिशिएंसी हम क्या बोलते हैं, 100% होती है। अब यहाँ पर देखो तो एक्सपांशन को अगर 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, तो अब हम क्या करेंगे, कंप्रेशन को भी 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। अब कैसे कंप्रेशन को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करोगे आप, कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपका कहाँ से, कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 3 पॉइंट से। क्या हो रहा है, 3 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो आप प्रोसेस कौन सी स्टार्ट होगी, 3 to 4 प्रोसेस। अब 3 to 4 प्रोसेस में फिर से कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में सबसे पहले आइसोथर्मल को बताओ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, अब आपका डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आता है, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से दोनों चीजें क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। तो हमें लेकिन क्या करना है, इस टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट मेंटेन करना है। अब कैसे करोगे, जैसे आपने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस लगाई थी 1 से 2 में, अब हम 3 से किस में लगाएंगे, 4 में लगाएंगे। 3 से 4 में हमने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया। अब पिस्टन ने 3 से A तक का डिस्प्लेसमेंट किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अब जैसे यहाँ पर टेम्परेचर आ गया आपका 30 डिग्री लोअर टेम्परेचर। जब आप इसको कंप्रेस करोगे एयर को 30 डिग्री वाली, और कंप्रेशन की वजह से इसका टेम्परेचर रीच हो गया 40 डिग्री,
इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट को बाहर निकाल देंगे, 10 डिग्री हीट को बाहर रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सी टर्म आ जाएगी, क्यू आर। हीट रिजेक्ट करोगे तो टेम्परेचर फिर से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो जैसे जैसे पिस्टन कंप्रेस करता जाएगा वैसे वैसे हम हीट को बाहर की तरफ क्या करते जाएंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे, सो दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो जब हमें हायर टेम्परेचर मेंटेन करना था तो हमने हीट को सप्लाई किया था, जब लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो हम हीट को रिजेक्ट करते जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर देखो तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है 3 से 4 तक। वॉल्यूम के डिक्रीज होने से प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आप बार बार हीट को क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू आर। अब एंट्रोपी जो होती है वो रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड पे मेंटेन करता है या डिपेंड करता है। अगर हम हीट को बाहर निकालेंगे तो एंट्रोपी पे क्या चेंज आना चाहिए, एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए। अब ये एंट्रोपी डिक्रीज होगी कहाँ से, S3 से लेकर S4 तक डिक्रीज हो जाएगी। तो एंट्रोपी आपको डिक्रीज होते हुए दिख रही है, क्योंकि बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मतलब एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हो रही, पहले ज्यादा थी और अब आपकी कम हो गई है। तो ये समझ में आ गया। अब QR कैसे निकालोगे, हीट रिजेक्टेड, QR इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, T3 हायर एंट्रोपी मतलब S3 माइनस S4 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, T4 S3 माइनस S4 लिख सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, QR की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट रिजेक्टेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। QS और QR क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना पड़ता है, वर्क डन के बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। तो QS और QR का फॉर्मूला हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि साइकिल का डेरिवेशन एफिशिएंसी तक कंटिन्यूएशन में चलता है, तभी फिनिश होता है। तो आपको QS और QR को बताना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। इतना सबने नोट कर लिया, आगे बढ़ूं? यस मैम। ठीक है। अब हम प्रोसेस बात करते हैं 4 से 1 की। 4 से 1 क्या हो रहा है आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सबसे पहले हम आइसेंट्रोपिक को डिफाइन करें तो आइसेंट्रोपिक में क्या हो गया, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि नो हीट सप्लाई होती है, आइसेंट्रोपिक में सिस्टम आइसोलेट होता है, तो एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। बट ड्यू टू कंप्रेशन आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से 1 तक होगा। और उसी केस में प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। कहाँ से कहाँ तक, 4 से 1 तक। अब यहाँ पर देखोगे तो 4 से 1 तक प्रेशर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। बट द एंट्रोपी S1 इज इक्वल टू, सॉरी आपका एंट्रोपी क्या हो रहा है, S1 इज इक्वल टू S4 सेम आ रही है। तो ये आपका क्या हो जाता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। सबको क्लियर होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या होता है? यस मैम। रब कर दूं ये। अब इसमें आपको जो चीज नोटेशन और बताना है वो ये बताना है, यहाँ पर आपका QS आएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, QR। सिमिलरली यहाँ पर आपका क्या होगा, QS, और यहाँ पर क्या आएगा आपका QR। नोटेशन इसमें वैल्यूज, वो ये जो डायग्राम बना हुआ इसमें ये नोटेशन आपके गलत हो गए हैं, इनको ठीक कर लीजिएगा ना, ये वाले कर लोगे ना, वो तो देख के समझ में आ रहा है कौन से पॉइंट पे क्या आना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गई साइकिल डायग्राम, सबका बन गया? यस मैम। आगे बढ़ूं? यस मैम। ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का सेम पैटर्न है। सबसे पहले प्रोसेस लिखोगे आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट T1 to T2, एक्सपांशन प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजेस फ्रॉम V1 to V2, प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम P1 to P2, heat supplied to the system for maintaining the higher temperature so that entropy is increases। ठीक है, और QS का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, क्या होता है QS का फॉर्मूला, QS इज इक्वल टू T1 S2 माइनस S1 और T2 S2 माइनस S1।
ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे निकाला है Q1 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 T1 हीट सप्लाई का फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा पैराग्राफ किसके लिए लिखेंगे? सेकंड पैराग्राफ इज फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस 2 से 3 प्रोसेस PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन विच and no heat supply it means temperature entropy remain constant expansion means in which the volume is increases V2 to V3 due to the increase in volume temperature and pressure decreases from T2 to T3 P2 to P3 ठीक है। Yes, ma'am. फिर isothermal compression process 3 to 4 process isothermal process in which the temperature remain constant for maintaining the lower temperature we reject the heat from the system so that entropy decreases from S3 to S4 compression means volume decreases from V3 to V4 due to the compression process pressure is increases from P3 to P4 and the formula for QR is equal to क्या बताया था T3 S4 minus S3 sorry S3 minus S4 और T4 S3 minus S4 यहाँ पर हमने वही चीज निकाली है लास्ट में। फिर आते हैं हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 4 to 1 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नो हीट सप्लाई एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट compression process in which the volume is decreases from V4 to V1 pressure and temperature increases from T4 to T1 and P4 to P1 ये सारी चीजें हमने डिटेल में स्टडी की डायग्राम के थ्रू। यस मैम। इसके बाद आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाई आपने क्या निकाला था T1 S2 माइनस S3 वाला जो फॉर्मूला लिखा था वो लिख लीजिए। क्या लिखा था आपने बताइए, आपने फॉर्मूला क्या लिखा था हीट सप्लाई का T1 S2 माइनस S1 फिर माइनस हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला क्या था T2 T3 S3 T3 होगा ना लोअर टेम्परेचर था ना T3 T3 क्या था S3 माइनस S4 ठीक है यही फॉर्मूला था। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका T1 S2 हीट सप्लाई होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। वर्क डन का तो ये हो गया आपका वर्क डन और एफिशिएंसी क्या होती है एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई तो यही फॉर्मूला होगा इसके अपॉन में। अब यहाँ पे देखो तो आपका S2 माइनस S1 है और S3 माइनस S4 है तो S3 को हम S2 लिख सकते हैं और S1 को हम क्या लिख सकते हैं S4 को हम S1 लिख सकते हैं। यस मैम। अभी कांस्टेंट थी तो अब इसमें देखोगे तो आप जब सॉल्व करोगे तो T1 S2 माइनस S1 और यहाँ पे माइनस T3 S2 माइनस S1 आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा T1 S2 माइनस S1 आ जाएगा। ये क्लियर है सबको। अब इन दोनों में देखो ऊपर और नीचे S2 माइनस S1 को आप बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर लोगे तो बचेगा क्या आपके पास एफिशिएंसी में बचेगा T1 माइनस T3 अपॉन T1 और हम क्या बोल सकते हैं 1 माइनस T3 अपॉन T1 इसको दूसरी टर्म में हम ये बोल सकते हैं 1 माइनस लोअर टेम्परेचर है ये लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर बोल सकते हैं बोल सकते हैं। अब इसको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आपको फॉर्मूला दिया रहता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू या कई बुक में लिखा होगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 वो ये बता रहा है कि T2 इज द लोअर टेम्परेचर एंड T1 इज द हायर टेम्परेचर। ये नोट हो गया है आपका। मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ लोअर और हायर क्यों बोल रहे हैं। इतना सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ूं मैं। यस मैम। अब यहाँ पर अगर मैं डायग्राम पे वापस जाती हूँ डायग्राम कौन सा अपना जो पीवी डायग्राम होता है
ये वाला। अब यहाँ पर देखो आपको दो ही टेम्परेचर मिल रहे हैं। दो टेम्परेचर कौन कौन से मिल रहे हैं? एक ये वाला टेम्परेचर है और एक ये वाला टेम्परेचर है। इट मीन्स कोऑर्डिनेट साइकिल वर्क ऑन टू टेम्परेचर। एक हो गया आपका हाई टेम्परेचर और एक हो गया आपका लो टेम्परेचर। तो इफिशियंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इन्हीं दोनों टेम्परेचर्स के बीच में कैलकुलेट करेंगे। इसलिए मैंने लास्ट में इफिशियंसी के फॉर्मूले में क्या लिखा? 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार आपको सिर्फ दो ही टेम्परेचर मेंशन्ड है और आप बोलोगे कि टेम्परेचर तो दो है, एफिशिएंसी कैसे निकाले? क्योंकि हमें T1 पता होना चाहिए, T3 पता होना चाहिए। तो लो और हाई का मतलब क्या हो गया? एक हायर टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर के बेस पे, क्योंकि आपकी जो कोऑर्डिनेट साइकिल होती है वो दो टेम्परेचर के बीच में ही वर्क करती है। सो यू हैव अ टू टेम्परेचर, देन यू कैन फाइंड द इफिशियंसी फॉर द कोऑर्डिनेट साइकिल। क्लियर हो गई बात? यस मैम। तो कोऑर्डिनेट साइकिल सबको क्लियर है? यस मैम। इसमें किसी को कोई डाउट है?